आगे बढ़ते हैं। बाजार में इस समय बुल्स का दबदबा नजर आ रहा है। किन सेक्टर्स पर फोकस करें? हमारे साथ बिग मार्केट वॉइस में जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। आज का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है एसबीआई के नंबर्स और मैसिव आउट परफॉर्मेंस वॉल्यूम के साथ। ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट तो आप करेंगे नहीं, लेकिन इन जनरल क्या एक सेंस बन रही है कि जो लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स हैं उनमें अभी भी शायद और वैल्यूएशन री रेटिंग बाकी हो? आपका व्यू क्या होगा? गुड आफ्टरनून अनुज। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को देखते हैं तो हमारा रणनीति यही रहा है कि यहाँ पे एक ओवरवेट पोजीशन बनाए और हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में यहाँ पे सभी सब सेगमेंट्स में अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। जैसे अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखेंगे तो इस साल में भी उनका अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर रहा है और आज के दिन में कोई ऐसा एसेट क्वालिटी इश्यू नहीं है जो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन दिखाई देता है और ग्रोथ में भी ऐसा कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसीलिए लगता है ये जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेट बैंक्स के साथ, वो काफी हद तक क्लोज हो सकता है। और यही उम्मीद से हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी ये आउट परफॉर्मेंस कायम रहेगा। और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का बात हुआ, वहां पे तो हमें लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे एक तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट था इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से, वो हमारे पीछे रह गया है और नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल होना चाहिए और थोड़ा इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए लगता है कि वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस आए। ओके, चलिए बात होगी पीएसयू बैंक्स की। इसके अलावा और आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं नाउ दैट ट्रेड डील भी अनाउंस हो चुकी है? देखिए, हमें लगता है कि काफी कुछ ऐसे डोमेस्टिक बिजनेसेस है जहाँ पे ग्रोथ रेट्स काफी हद तक स्टडी रहने की उम्मीद है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट हो गया, यहाँ पे टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सभी सेगमेंट्स में एक तरह से अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे भले थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट में इम्पैक्ट पड़ा है कुछ कुछ कंपनियों को, लेकिन जब तक वॉल्यूम ग्रोथ इतना अच्छा रहता है वो मार्जिन को मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ये वॉल्यूम ग्रोथ इसी तरह कंटिन्यू होना चाहिए हमें लगता है। और सीमेंट है जो एक सेक्टर है जहाँ पे एक एक धड़ल्ले से इस तिमाही में अच्छे खासे डिमांड रिवाइवल हुआ है और ये शायद नॉन ट्रेड सेगमेंट से आ रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट या आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स यहाँ पे बहुत अच्छे गति से बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी तो था ही पहले से ही, अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ जाता है तो प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा और अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो काफी कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड साइक्लिकल सेक्टर्स है जहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इंप्रूवमेंट भी दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। ओके, चलिए स्पेस पर आओगे। मीनवाइल निफ्टी एट 25871, स्पेशली अगर आप शुरुआती टिक्स को छोड़ दें जहां पे हमने ट्रेड नहीं किया था, हम ट्रेडेबल रेंज के हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। दैट्स गुड। सिंक न्यू मार्केट एंड लुक एट एसबीआई अब 7.25% ऊपर डी हाई पर। अभी इसी स्पेस की बात हो रही थी। हर्षा जी, एक दो जगह बाइंग विजिबल और है चार्ट्स पे, प्राइस वाइज बाजार इंप्रेस दिखा रहा है, इस बात की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी। आपके आने से पहले इस मंच पे हमने क्रॉम्पटन की मैनेजमेंट से बातचीत करी, प्राइस हाइक लेकर इसको मेटल की स्ट्रॉन्ग साइकिल को वो नेविगेट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स ठीक ठाक थे। आपका वाइट गुड सेगमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त, स्पेशली जब आप एक समर सीजन को हिट करने वाले हैं 15 दिन के अंतराल के बीच में? एक वाइट गुड और दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक्स, इसमें बाइंग विजिबल है। आप ज्यादा किस में इंटरेस्टेड हैं, किस में इच्छुक हैं एंट्री लेने के इस वक्त? देखिए, अगर हमारे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो हॉस्पिटल स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा पोजीशन है हर एक स्ट्रेटजी में और हमें लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म थीम है। जब तक यहाँ पे कैपेसिटी इतना ना आ जाए जहाँ पे आपको एक वरी सा हो जाए, तब तक ये सेक्टर को आप प्ले कर सकते हैं। भले वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स देखते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स देखते हैं तो यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं उनके लिए तो एक अच्छा ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। तो वहां पे तो हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हुआ, यहाँ पे वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन
पिछले कुछ तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन जरूर हम वेदर पैटर्न को वॉच कर रहे हैं और हमें लगता है कि दो लगातार बहुत अच्छे मानसून के बाद हो सकता है कि तीसरा मानसून इतना कुछ खास ना रहे। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न रीजन्स में एक तरह से विंटर थम गई है और समर का एक एक शुरुआत दिखाई दे रहा है। तो अगर इतना जल्दी से समर का एक एक बिगिनिंग हो रहा है तो हो सकता है कि ये समर सीजन लंबे भी हो और ज्यादा सीवियर भी हो। अगर वैसा होता है तो शायद जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है कुछ कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्पेशली जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आपको एक रिवाइवल दिखाई देगा और उसके बाद शायद वैल्यूएशंस पे इतना नेगेटिव रहना ठीक नहीं रहेगा। तो जरूर एक सिनेरियो ओपन अप हो रहा है जहां पे आपको शायद कुछ मौके मिल सकते हैं, लेकिन बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारा व्यू हॉस्पिटल्स पे ज्यादा ओवरवेट सिचुएशन आज के दिन में। ओके, हॉस्पिटल ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। अच्छा हर्षा जी, पिछले 4 महीने के अंतराल में एक स्पेस जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग था, दैट वाज ईएमएस, 4 महीने में इतना प्राइस डैमेज हो गया कि सबसे कमज़ोर कड़ी बाजार की वही नज़र आ रही थी। और इस 4 महीने में सिवियर प्राइस डैमेज, 30, 40, 50% रिट्रेसमेंट। पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस ट्रेड डील, आपका ईएमएस सेगमेंट पे क्या व्यू है सर? देखिए यहाँ पे हम बहुत ही सेलेक्टिवली कुछ पोजीशंस अपने कुछ पोर्टफोलियोज में बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो एक तरफ से पैराबोलिक मूव था या वर्टिकल मूव था बोल सकते हैं। अगर पिछले 3-4 साल देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स जो ईएमएस के हैं वो बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए हुए थे और वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे हो गए थे। तो एंड एक दो नेगेटिव एट द मार्जिन जो बोल सकते हैं वैसे नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी थे सेक्टर में। ये सबके चलते हुए हमने इतना करेक्शन भी देखा है। तो इस करेक्शन के बाद सेलेक्टिवली यहाँ पे कुछ पोजीशंस आप बना सकते हैं, लेकिन जरूर यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगा। ये यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंट होता है तो यहाँ पे वैल्यूएशंस फिर एक तरफ से प्रेशर में आ सकते हैं। तो इसलिए इस ईएमएस को हम शायद पोर्टफोलियो के कोर पोजीशन नहीं बना सकते, बट जरूर सेलेक्टिवली आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। मीनवाइल एसबीआई ने अभी अभी इंट्राडे हाईएस्ट टिक लगाया। जी हाँ, और जैसे जैसे इंट्राडे में हाईएस्ट टिक लगेगा ये इसकी लाइव का हाईएस्ट लेवल भी होगा। 1146 पर अब इस समय एसबीआई, शानदार मूव हुआ। हर्षा जी, एक स्पेस जहाँ बहुत डर है अब वो है आईटी। पिछले हफ्ते हमने एक दिन देखा जिसमें आईटी इंडेक्स 7% नीचे था इंडेक्स, और बड़े बड़े स्टॉक्स इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 7-8% नीचे। एडीआरस में बड़ा मूव ग्लोबली हमने देखा वो एंथ्रोपिक के उस मूव के बाद। क्या ये फियर जस्टिफाइड है या ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस समय? एज अ फंड मैनेजर आप क्या कर रहे हैं? देखिए अनुज जी, फेयर बार बार रिपीट होते जा रहा है, यानी कि कुछ महीने तक ये नैरेटिव चलता है, फिर लोगों को लगता है शायद इतना कुछ खास नेगेटिव नहीं होगा एआई की वजह से, या कुछ और नया एक नैरेटिव आता है और थोड़ा सा मार्केट में उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। लेकिन ये ही मूड पॉइंट रहेगा कि जब तक यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल लगता है। हमारा यही मानना है कि नेक्स्ट ईयर एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी का करीब 14 to 15% रहेगा, और हमें नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज में इससे बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा ओवरवेट होना, बल्कि यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, एक तरफ से जो जो फ्रॉथ था वो मार्केट से निकल गया है, लेकिन फंडामेंटली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे। लेकिन जरूर बजट के बाद इतना तो चेंज हुआ है कि बायबैक शायद फिर से कुछ कंपनीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि डाउनसाइड एक तरफ से लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आने में अर्निंग्स आउटलुक बेहतर होना बहुत जरूरी है। आखिरी प्रश्न हर्षा जी आपसे मैं यहाँ पे लूँगा। मैं अपने प्रश्न को शायद 2 भागों में बांट सकता हूँ, या तो एनर्जी कह लीजिए या फिर एनर्जी प्लस कमोडिटीज। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस में है, कौन सी बास्केट में आपका? एनर्जी में हमारे काफी सारे पोजीशंस है। पावर सेक्टर में तो जरूर अपना व्यू पॉजिटिव भी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए, शायद इस समर सीवियर भी हो सकता है, तो पावर सेक्टर के लिए डिमांड के हिसाब से ये बेहतर ही रहेगा।
और ये सेक्टर काफी कुछ करेक्ट भी हो चुका है पिछले कुछ तिमाही में, और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉटम भी बना है हमें लगता है। और उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। विद इन ऑयल एंड गैस, अगर आप उसको आप एनर्जी के इसमें गिनते हैं तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे क्रूड प्राइस बहुत ज्यादा स्तर पर ट्रेड कर सकता है। हमें लगता है कि ये 60-65 जो रेंज है यहीं पे रहना चाहिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो कमोडिटीज है उसमें आप काफी निम्बल रहना जरूरी है, क्योंकि डिमांड में ऐसे कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबली प्राइसेस ऊपर गए हैं तो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली आपको टैक्टिकल हिसाब से पोर्टफोलियो में पोजीशंस बनाने होंगे, और मॉनिटरिंग भी बहुत क्लोजली करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल प्राइस मूवमेंट जो है काफी वोलेटाइल रहते हैं और अभी भी वोलेटाइल ही हैं। सो उस हिसाब से थोड़ा संभाल के ये पोजीशंस मैनेज करना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे और इनफैक्ट इंडिसेस पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों के लिए।